शायद आपने देखा हो कि आपका मूड बिना किसी कारण के अचानक खराब हो जाता है। शायद आपके मन में ऐसे अंधेरे विचार आए हों जो आपके अंदर से आते हुए लगते हैं, लेकिन वास्तव में आपके नहीं हैं। ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। शायद आपने वह जबरदस्त थकान महसूस की हो, जिसे कितनी भी नींद ठीक नहीं कर पाती। क्या होगा अगर आप कभी अकेले न हों? क्या होगा अगर एक बिना आकार, चेहरे या आवाज वाला अदृश्य अस्तित्व लंबे समय से आपके साथ चल रहा हो? कुछ ऐसा जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन जो आपके हर विचार को महसूस करता है। कुछ ऐसा जिसे आप सुन नहीं सकते, लेकिन जो आपकी गहरी भावनाओं की शांत ऊर्जा पर फलता फूलता है। क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि ऐसी संस्थाएं हैं जो आपकी ऊर्जा को पानी की तरह निचोड़ देती हैं? प्राचीन परंपराओं में एक विचार है जो जितना पुराना है उतना ही परेशान करने वाला भी है। सूक्ष्म परजीवी रूप हैं जो हमारे ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ते हैं और हमारी जीवन शक्ति को खाते हैं। यह केवल कविताओं वाली बात या अंधविश्वास नहीं है। ये सदियों से कीमियागरों, रहस्यवादियों और गुप्त विद्या के जानकारों द्वारा बनाया गया एक विस्तृत ज्ञान है। प्राचीन लोग उन्हें अदृश्य क्षेत्र के राक्षस कहते थे। आज कुछ लोग उन्हें मनोवैज्ञानिक अनुमान या विचार रूप मानते हैं जो अपना जीवन ले लेते हैं। लेकिन नाम मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि वे वास्तविक हैं और अभी आप बिना जाने किसी एक को खिला रहे हो सकते हैं। आइए जानें कि ये ऊर्जा परजीवी क्या है, वे कैसे काम करते हैं, वे कैसे दिखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को उनकी पकड़ से कैसे आजाद कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान के मानव व्यवहार को दिमागी रसायनों और निदान से समझाने की कोशिश करने से बहुत पहले प्राचीन संत पहले से ही एक अदृश्य हमले के बारे में चेतावनी दे रहे थे। उन्हें सूक्ष्म स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं को महसूस करने के लिए अपनी आंखों से देखने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इसे महसूस किया, अंतर्ज्ञान से जाना और सबसे बढ़कर उन्होंने प्रतीकों, कहानियों और मिथकों के माध्यम से देखा। उन्होंने ऊर्जावान रूपों के बारे में सुराग छोड़े जो न तो भौतिक दुनिया में पैदा होते हैं और न मरते हैं, लेकिन मानव आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। उनके ग्रंथों ने चेतावनी दी कि आंतरिक जागरूकता के बिना आत्मा इन प्राणियों का शिकार बन सकती है। आत्म जागरूकता ही एकमात्र सुरक्षा थी। वैदिक परंपरा में उपनिषद और उन्नत योगियों ने असुरों का वर्णन किया, ऐसे प्राणी जो आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं, खासकर जब आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा प्राण असंतुलित हो। प्राण नाड़ियों नामक चैनलों के माध्यम से बहता है और रुकावटें ऊर्जा के ऐसे घोंसले बनाती हैं जहां परजीवी पनप सकते हैं। यही कारण है कि कई परंपराएं किसी भी आध्यात्मिक कार्य से पहले शरीर और मन को शुद्ध करने पर जोर देती हैं। ये परजीवी एक प्रकार का अर्ध स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करते हैं, एक व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ जाते हैं, खासकर जब डर, नाराजगी या उदासी मौजूद हो। विनाशकारी विचारों को हावी होने देना आपकी आंतरिक ढाल को कमजोर करता है और आपको इन छोटी संस्थाओं के लिए एक मेजबान बनाता है। अशुद्ध आत्माओं या जिन्न के विचार को भी ऊर्जा परजीवियों के एक रूप के रूप में समझा जा सकता है। ये बाहर से आक्रमण करने वाली बाहरी ताकतें नहीं हैं। वे ट्रिगर हैं जो तब पकड़ लेते हैं जब आपका आध्यात्मिक क्षेत्र टूट जाता है या आपका अहंकार अनियंत्रित हो जाता है। इन सभी शिक्षाओं में मूल संदेश स्पष्ट है। मनुष्य अपने शरीर से कहीं ज्यादा है। हम बहुआयामी प्राणी हैं और हमारा ऊर्जा शरीर एक युद्ध का मैदान है जहां हर विचार और भावना मायने रखती है। ये संस्थाएं बलपूर्वक अंदर नहीं घुसती हैं। वे हमारे अचेतन की दरारों से, बिना ठीक हुए घावों से और उन भावनाओं से फिसल जाती हैं जिनका हम सामना करने या बदलने से इनकार करते हैं। यही कारण है कि हर परंपरा अपनी जागरूकता को एक ढाल के रूप में जगाने पर जोर देती है। अपने शरीर को साफ करना काफी नहीं है। आपको अपने आंतरिक संसार पर लगातार सतर्क ध्यान से नजर रखनी होगी।
जो छायाएं हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं, वे बाहर से नहीं आती, वे भीतर से आती हैं। और केवल तभी जब हम भीतर की रोशनी जलाते हैं, तो वे छायाएं हम पर भोजन करने की अपनी शक्ति खो देती हैं। ऊर्जावान परजीवी डरावने राक्षसों के रूप में नहीं दिखते। वे सूक्ष्म चालाक तरीकों से काम करते हैं। जो हम सोचते हैं कि हम हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। यह समझने के लिए कि ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं, हमें पहले यह समझने की जरूरत है कि मानव शरीर त्वचा पर नहीं रुकता। हमारी जीव विज्ञान एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा है, जिसे अक्सर ऑरा या ऊर्जा शरीर कहा जाता है। कई परंपराओं में यह क्षेत्र एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में कार्य करता है, लेकिन एक एंटीना की तरह भी। आसपास की ऊर्जाओं को उठाना, भेजना और उनके साथ प्रतिध्वनित करना। जब कोई डर, अपराध बोध, घृणा, ईर्ष्या या उदासी जैसी भावनात्मक अवस्थाओं में फंसा रहता है, तो वह ऊर्जा क्षेत्र टूटने लगता है। इसे एक टूटे हुए क्रिस्टल की तरह सोचें, जो पहले अवरुद्ध करता था उसे अंदर आने देता है। वे कमजोर स्थान ठीक वही हैं जहां ऊर्जावान परजीवी खुद को जोड़ने का मौका पाते हैं। और वे बस ऐसे ही कहीं भी नहीं बस जाते, वे एक मिलती जुलती कंपन की तलाश करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आपका मन पीड़ित होने के विचारों से भरा है, तो आप ऐसी संस्थाओं को आकर्षित करेंगे जो उसी आवृत्ति पर भोजन करती हैं। ये संस्थाएं आपको किसी हॉरर फिल्म की तरह वश में नहीं करती। इसके बजाय वे धीरे धीरे आपके विकल्पों को प्रभावित करना शुरू कर देती हैं, एक ही मानसिक चक्र को बार बार दोहराती रहती हैं। मैं नहीं कर सकता, कोई मुझे नहीं समझता, मैं इसके लायक नहीं हूँ। चक्र उनका भोजन बन जाता है, क्योंकि हर विचार और भावना में ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा अवशोषित हो सकती है। जीव जो आपके ऊर्जा शरीर से चिपके रहते हैं और धीरे धीरे आपकी जीवन शक्ति को खत्म करते हैं। शुरुआत में आप शायद ही इसे नोटिस करें, लेकिन समय के साथ आप अधिक थके हुए, भ्रमित और खुद से कटे हुए महसूस करते हैं। प्रेरणा फीकी पड़ जाती है, आगे बढ़ने की इच्छा गायब हो जाती है और अंधेरे विचार हावी हो जाते हैं। और यह सब एक स्पष्ट दुश्मन के बिना होता है। आप शायद कभी दुश्मन को नहीं देखेंगे, क्योंकि यह आपकी अपनी आंतरिक आवाज के पीछे छिपा होता है। ऊर्जावान परजीवी केवल हमारी जीवन शक्ति पर भोजन नहीं करते, वे समानांतर वास्तविकताओं के लिए द्वार का काम करते हैं, जो घनत्व से भरे होते हैं। उन लोकों में चेतना धुंधली होती है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है और आत्मा टूटी हुई महसूस करती है। इसे समझने के लिए हमें भौतिक से परे देखने और यह समझने की जरूरत है कि हम जो कंपन भेजते हैं, वे न केवल आकर्षित करते हैं, बल्कि हमें अस्तित्व के कुछ आयामों में भी ट्यून करते हैं। हर मजबूत लगातार भावना यदि अनसुलझी रह जाती है, तो दरवाजे खोलने वाली कुंजी बन जाती है। घृणा, उदाहरण के लिए, केवल आपके ऊर्जा शरीर को प्रदूषित नहीं करती, यह आपकी आवृत्ति को उन दुनियाओं की ओर ले जाती है जहां संघर्ष, नाराजगी और दर्द रोजमर्रा की वास्तविकता है। जब किसी व्यक्ति की कंपन उन निचली आवृत्तियों में फंसी रहती है, तो वे बाहरी प्रभावों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ गहरा है। अचेतन सहमति। परजीवीवाद के होने के लिए केवल एक ऊर्जावान हमले का अनुभव करना पर्याप्त नहीं है। असली अनुमति हमसे आती है जब हम कुछ मानसिक आदतों को बनाए रखते हैं और अनसुलझे भावनात्मक घावों को पकड़े रहते हैं। जैसे एक ताला बिना चाबी के बेकार है, वैसे ही एक परजीवी बिना आमंत्रित करने वाली आवृत्ति के खुद को जोड़ नहीं सकता। इस बिंदु पर खुद से पूछना महत्वपूर्ण है, हम किन आंतरिक गठबंधनों को पकड़े हुए हैं? हम हर दिन चुपचाप किन विचारों को खिलाते हैं? हम किन भावनाओं को ऐसे बचाते हैं जैसे वे हमारी पहचान का हिस्सा हों, जबकि वास्तव में वे सिर्फ खुले घाव हैं? जवाब केवल हमारी वर्तमान ऊर्जा स्थिति को प्रकट नहीं करते, वे हमें बांधने वाले अदृश्य बंधनों को दिखाते हैं। कुछ लोग जब गहरी हीलिंग या ध्यान शुरू करते हैं, तो अजीब प्रतिरोध, शारीरिक संवेदनाएं, ऐसे विचार महसूस करते हैं जो उनके नहीं लगते। यहाँ तक कि आंतरिक रूप से जुड़ने की कोशिश करते समय शारीरिक रुकावटें भी। ये हमेशा सिर्फ मानसिक अवरोध नहीं होते हैं,
कभी कभी ये संस्थाएं बाहर निकलने से बचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब हम अपनी आवृत्ति बढ़ाते हैं, गहरी सांस लेते हैं और क्षमा और कृतज्ञता चुनते हैं, तो हम उनकी पकड़ को कमजोर करते हैं और वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। यही कारण है कि कई प्राचीन अनुष्ठान केवल लोगों या यादों के साथ संबंधों को काटने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, बल्कि उन संस्थाओं के साथ भी जो वर्षों, यहाँ तक कि पीढ़ियों से ऊर्जा शरीर में फंसे हुए थे। क्योंकि परजीवीवाद नीचे चला जा सकता है, खासकर जब अनसुलझा कर्म या परिवार के पैटर्न दर्द के चक्रों में फंसे हों। स्वतंत्रता का मार्ग जागरूकता से शुरू होता है, इन गतियों को पहचान कर और नाम देकर। हम उस शक्ति को वापस पाना शुरू करते हैं जो हमने कभी दे दी थी। फिर अल्केमिकल परिवर्तन होता है। हम शिकार से अपनी ऊर्जा के संरक्षक बन जाते हैं। यह एक भूले हुए कमरे में रोशनी जलाने जैसा है। परजीवियों के पास जागृत चेतना की चमक में गायब होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।